नमस्कार दोस्तों। रात की आहट में आपका स्वागत है। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो एक सच्ची घटना पर आधारित है और इसे सुनकर आपको बहुत मजा आएगा। इसलिए कहानी के अंत तक बने रहिएगा। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। जो भी इस चैनल पर नए हैं, कृपया इसे जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और हाँ, कमेंट में जरूर बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी। ये कहानी मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर ने भेजी है, जो कि पाकिस्तान के शहर कराची से हैं। अगर आपके साथ भी कभी कोई ऐसा हादसा हुआ है, तो आप भी अपनी कहानी मुझसे शेयर कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं उनकी कहानी, उन्हीं के नजरिए से। मेरा नाम फहद है और मैं कराची में रहता हूं, जो कि पाकिस्तान का एक भीड़-भाड़ वाला शहर है। मेरे पिता ऑटो रिक्शा चलाते थे और हम 4 भाई-बहन थे। मेरे पिता को दिल की बीमारी थी और जब मैं सिर्फ 15 साल का था, उनका निधन हो गया। परिवार में सबसे बड़ा होने के नाते अचानक ही मुझे अपने परिवार की सारी जिम्मेदारियां उठानी पड़ी। हम एक मध्यम वर्गीय परिवार थे, इसलिए हम ज्यादा पढ़ाई का खर्चा नहीं उठा सकते थे। पिताजी की मौत के बाद मुझे जल्द ही काम ढूंढना पड़ा। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन जो भी काम मिला वो या तो बहुत कम पैसे देते थे या बहुत मेहनत और लंबे घंटे मांगते थे। आखिरकार 2020 में मुझे एक मॉल में जूनियर सेल्समैन की नौकरी मिल गई। भले ही तनख्वाह कम थी, लेकिन नियमित थी, जिससे घर का खर्चा किसी तरह चलता रहा। करीब 1 साल बाद कोरोना वायरस की खबरें फैलने लगीं और जल्दी ही ये वायरस पाकिस्तान भी पहुंच गया। जैसे जैसे वायरस फैलता गया, बिजनेस ठप होने लगे और मॉल और फैक्ट्रियां एक के बाद एक बंद होने लगीं, जिसमें वो मॉल भी शामिल था जहां मैं काम करता था। मैंने अपनी नौकरी खो दी और हमारा परिवार आर्थिक संकट में घिर गया। महामारी के दौरान नई नौकरी मिलना लगभग असंभव था। मैं 1 महीने तक बेरोजगार रहा, किराया नहीं दे पाया और मां की दवाइयों के बिल बढ़ते गए। पास ही रहने वाले मेरे चाचा को जब हमारी हालत का पता चला, तो उन्होंने मदद की पेशकश की। वो एधी फाउंडेशन में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते थे, जो कराची का एक मशहूर संस्थान है जो जरूरतमंदों की मदद करता है, बेघर लोगों को आश्रय देता है और यहां तक कि लावारिस लाशों का भी इंतजाम करता है। उन्होंने अपने सुपरवाइजर से बात की और मुझे वहां सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी मिल गई। मामकुमुक खाते थी। शुरुआत में मेरा काम बहुत आसान था, लोगों पर नजर रखना और सुरक्षा सुनिश्चित करना। लेकिन जैसे जैसे कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या बढ़ने लगी, फाउंडेशन पर दबाव भी बढ़ गया। सभी को काम में हाथ बंटाना पड़ा, इसलिए मेरी ड्यूटी मुर्दा घर में लगा दी गई। मेरा काम था शवों को कोल्ड स्टोरेज में रखना और जरूरत पड़ने पर उन्हें बाहर निकालना। दिल में डर भरा हुआ था, लेकिन परिवार की जरूरतों की वजह से मुझे यह नौकरी करनी पड़ी। यह काम बेहद डरावना था, लेकिन मैं उसे करने के लिए मजबूर था। मेरी शिफ्ट दिन में होती थी, जबकि मेरा साथी, जो कि काफी अनुभवी था, रात की शिफ्ट संभालता था। वो इस भयानक माहौल से बिल्कुल भी नहीं डरता था, लेकिन मैं हर बार उस ठंडे और बेजान जगह में कदम रखते हुए डर महसूस करता था। रात की शिफ्ट का पैसा थोड़ा ज्यादा था, लेकिन वो शिफ्ट जानी जाती थी अपने डरावनेपन के लिए। इसे सिर्फ वही लोग संभाल सकते थे जो सच में बहादुर थे। Kisabit wahita babi iblok pagi kisabi sibati idaki tadkihi. एक दिन मेरे साथी को अपने परिवार में किसी के निधन के कारण छुट्टी लेनी पड़ी। प्रबंधन ने मुझसे पूछा कि क्या मैं उसकी रात की शिफ्ट अस्थायी रूप से संभाल सकता हूं। अतिरिक्त पैसे की लालच में मैंने बिना सोचे समझे हां कर दी, बिना ये जाने कि आगे क्या डरावनी चीज मेरा इंतजार कर रही है। अब मेरी रातें उस मुर्दा घर के ठंडे और सुनसान गलियारों में बीतने लगीं, जहां सिर्फ लाशें होती थीं। हर रात मेरी शिफ्ट 9 बजे शुरू होती और सुबह 7 बजे खत्म होती।
शुरुआती कुछ रातें शांत थीं, बस चिल्लर की आवाज और कभी-कभी पुराने, भारी दरवाजों की चिड़चिड़ाहट सुनाई देती थी। लेकिन सब कुछ एक खास रात को बदल गया। वो एक तूफानी रात थी। बाहर तेज हवा ऐसे शोर कर रही थी जैसे कोई जख्मी जानवर हो। जब मैं काम पर पहुंचा तो मुझे बताया गया कि उस दिन लाशों की संख्या असामान्य रूप से ज्यादा थी, जो कि इस घातक वायरस के शिकार थे। मैं काम में जुट गया, लाशों को कोल्ड स्टोरेज में रखता और निकालता, और मेरा दिल हर बार तेजी से धड़क उठता। रात के 2 बजे मैं थोड़ी देर के लिए बैठकर सुस्ताने लगा। मैं अकेला था, बाकी का स्टाफ जा चुका था और चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। जैसे ही मैं वहां बैठा, उस हल्के से जगमगाते गलियारे को देख रहा था, अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरे पास से गुजर गया हो। मैं चौंक कर इधर उधर देखने लगा, पर वहां कोई नहीं था। मैंने खुद को यकीन दिलाया कि ये सब मेरे दिमाग की कारस्तानी है। मैंने इस एहसास को झटकने की कोशिश की और फिर काम में लग गया। लेकिन कुछ ही मिनटों बाद मुझे मुर्दा घर का दरवाजा धीरे धीरे खुलने की आवाज आई। बाहर हवा तेज थी, इसलिए मैंने सोचा कि यह हवा की वजह से हुआ होगा। मैं दरवाजा बंद करने के लिए गया, लेकिन जैसे ही पास पहुंचा, अंदर से हल्की सी रोने की आवाज आई। एक धीमी, दर्द भरी सिसकी जिसने मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन भर दी। मैं वहीं ठिठक गया। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। हिम्मत जुटाकर मैंने दरवाजा खोला। अंदर की हवा बर्फ जैसी ठंडी थी और पूरे कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा था। मैंने देखा कि अंदर के एक केबिन का दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था और जो लाश वहां होनी चाहिए थी वो गायब थी। मेरे होश उड़ गए, मेरे हाथ कांपने लगे और मैं ये सब देख कर सकते में आ गया। अचानक लाइट्स झपकने लगीं और हल्की रोशनी में मैंने देखा कि एक बूढ़ी औरत दीवार के पास खड़ी थी। उसकी आंखें मुझ पर टिकी हुई थीं। वो रो रही थी। उसका चेहरा दर्द से भरा हुआ था और उसकी आंखें खाली और बेजान थीं। मैंने चीखने की कोशिश की, पर आवाज गले से बाहर ही नहीं निकल रही थी। मैं पीछे हटने लगा। मेरे पैर जैसे भारी हो गए थे, लेकिन जैसे ही मैं बाहर की तरफ मुड़ा, उसने एक ठंडी आवाज में कहा, तुम यहां से जा नहीं सकते। मैं लड़खड़ाकर गिर पड़ा और दरवाजे की तरफ रेंगते हुए निकलने की कोशिश करने लगा। वो औरत धीरे धीरे मेरे पास आ रही थी। उसकी सिसकियां तेज और भयानक होती जा रही थीं। हवा में सड़ांध की गंध भर गई थी और हर सांस लेना बर्फ निगलने जैसा महसूस हो रहा था। जैसे ही मैं दरवाजे तक पहुंचा, मुझे बाहर से सिक्योरिटी गार्ड की आवाज सुनाई दी। वो मुझे पुकार रहा था, पर मैं जवाब नहीं दे पाया। मेरी नजरें उसी औरत पर टिकी रहीं। जैसे ही उसने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया, मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और मैं बेहोश हो गया। जब मैंने होश संभाला तो खुद को एक छोटे कमरे में पाया। मेरे चारों ओर चिंतित चेहरों की भीड़ थी। मेरा शरीर पसीने से लथपथ था और मुझे तेज बुखार हो रहा था। मैं बोलने की हालत में नहीं था। उस औरत की खौफनाक छवि मेरे दिमाग में बार बार घूम रही थी। मेरे साथी और परिवार वाले समझने की कोशिश कर रहे थे कि मेरे साथ क्या हुआ था, पर मैं उन्हें कुछ बता नहीं सका। उन्हें पता था कि कुछ भयानक हुआ है, लेकिन मैंने उन्हें पूरी कहानी कभी नहीं बताई। मैंने वो नौकरी छोड़ दी और कभी वापस नहीं गया। आज तक मुझे समझ नहीं आया कि उस रात मुर्दा घर से मैं कैसे बचकर निकला, या जो कुछ मैंने देखा वो सच था या मेरा भ्रम। लेकिन वो डर अभी भी मेरे साथ है। मैं आज भी रात को अचानक उठ जाता हूं, उन मुर्दों की चीखों और उस बूढ़ी औरत की सिसकियों से परेशान होकर। कुछ मुलाकातें ऐसी होती हैं जो जख्म देकर जाती हैं, जो कभी नहीं भरते।